हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को मुरली ग्लोबल स्टडी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग 10 प्रश्न लेकर के आए हैं, वो भी बायोलॉजी का। किस सब्जेक्ट का? बायोलॉजी का लेकर के आए हैं। किसका? बायो का। तो बायो का 10 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिसका इसका पार्ट 1 वीडियो भी डाल दिया गया। पार्ट 1 वीडियो में भी 10 क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन कर लिए थे। 10 क्वेश्चन को हम लोग समझने का पूरी कोशिश किए थे। ये जितना भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं 2026 के बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। हम इतना आप लोग को गारंटी देते हैं कि इसी जो वीडियो करा रहे हैं, इसी वीडियो में से आप लोग को जो है क्वेश्चन 2026 में पूछने वाला है। 110% बोल रहे हैं, जो कि 2026 में सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना आएगा वो सारे के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी वीडियो से आ जाएगा। बोले तो इसी वीडियो नहीं, इसका पार्ट 1 वीडियो, पार्ट 2 वीडियो, पार्ट 3 वीडियो, जो पार्ट बाई पार्ट डाला जाएगा उस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। आपको पक्का बोल कि एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं आने वाला है। चलिए, इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। चलिए तो देख लेते हैं, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, इसमें सोल्यूशन कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन जो है बोलता है कि हमारी अमाशय, क्या बोलता है? हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? हमारा जो पेट होता है, पेट में अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो HCl, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो पाया जाता है, इसका क्या भूमिका होता है हम लोग के पेट में? चलिए आंसर देखिए क्या लिखा है कि हमारी बोलता है कि अमाशय में जठर ग्रंथि से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। हम लोग के पेट में जो है एक जठर ग्रंथि होता है। और जठर ग्रंथि क्या होता है सर? तो जठर ग्रंथि का काम है, जो काम है, जठर ग्रंथि का मुख्य रूप से काम है क्या कि क्या बोलते हैं कि पाचक रस को निकालना, पाचक अम्ल को निकालना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकालता है। तो ये जो है जठर ग्रंथि होता है, जठर ग्रंथि से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, देखिए यहाँ पे मिल गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको बोलते हैं HCl भी बोला जाता है। HCl का स्राव होता है। यह अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन, क्या बोलता है? यह अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन, क्या? यह अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में परिवर्तन कर देता है। देखिए, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, हम लोग के पेट में पेप्सिनोजेन जो होता है, उस पेप्सिनोजेन को सक्रिय करके क्या कर देता है? पेप्सिन में बदल देता है। क्या में बदल देता है? पेप्सिन में। क्या में? पेप्सिन में। पेप्सिन नामक एंजाइम में परिवर्तन कर देता है। और भी देखिए, बोलता है कि जो भोजन को प्रोटीन पर, बोलता है कि जो भोजन के प्रोटीन पर प्रतिक्रिया करता है, जो कि भोजन में जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन पर जो है प्रतिक्रिया करता है, क्रिया करता है। ये बात आप लोग समझ रहे होंगे। किस पर क्रिया करता है? तो प्रोटीन पर क्रिया करता है। आगे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छा से पता चले। प्रतिक्रिया कर उसको पेप्टोन में बदल देता है। जो हम लोग के भोजन खाते हैं, उस भोजन में प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन को जो है उस पर क्रिया करके, अभिक्रिया करके, काम करके उसको क्या बना देता है? पेप्टोन बना देता है। क्या? पेप्टोन बना देता है, पेप्टोन में बदल देता है। या एक जीवाणुनाशी की तरह भी कार्य करता है। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, ये जो अम्लवा होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये जीवाणुनाशी की तरह भी कार्य करता है। जीवाणुनाशी क्या है? तो जब हम लोग भोजन खाते हैं, तब भोजन खाते समय भोजन के साथ में बैक्टीरिया चली जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कहें तो सूक्ष्म जीव चला जाता है। वो जो हम लोग के शरीर के हानिकारक ऑर्गेनिज्म होते हैं, हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं, हानिकारक जीवाणु होते हैं, उस जीवाणु को जो है मारने का मुख्य रूप से काम करता है। मारने का काम कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमतौर पर आप लोग जानते भी होंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, जो खट्टा ढकार कभी कभी हम लोग का आता है, जो खट्टा ढकार आता है वही आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है। चलिए, इतना बात आप लोग समझ गए। तो वही होता है यार, जीवाणुनाशी की तरह कार्य करता है तथा भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट करता है। अब भोजन में जो बैक्टीरिया उपस्थित रहता है उसको नष्ट कर देता है, माने हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। चलिए, इतना बात आप लोग को क्लियर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन में किसी भी तरह के किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाँ चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि पीत क्या है? जो पीत आप आमतौर पर आप लोग जानते हैं कि पीत क्या है। मनुष्य के पाचन में इसका क्या भूमिका होता है? पीत है क्या? और पीत को जब हम लोग भोजन करते हैं तब भोजन में इसका क्या भूमिका होता है? पचाने में क्या इसका भूमिका होता है? चलिए आंसर को देख लेते हैं। आंसर में क्या है कि पीत गाढ़ा हरे रंग का क्षारीय द्रव है। पीत जो होता है गाढ़ा होता है, गाढ़ा होता है और कैसा?
क्षारीय द्रव होता है कैसा रंग के, हरे रंग का होता है, हरे रंग का होता है, जिसका पीएच मान 8.9 होता है, जिसका पीएच वैल्यू कितना होता है 8.9 होता है, कितना होता है 8.9। चलिए ये बात भी आप लोग के क्लियर हो गया होगा कि इसका पीएच वैल्यू जो होता है 8.9 होता है। अगला आगे बात बोलता है जो यकृत से स्राव होता है, जो कहाँ से स्राव होता है, यकृत से स्राव होता है। यकृत कहें तो लीवर से स्राव होता है, लीवर से निकलता है। तो पित्त कहाँ से निकलता है, तो लीवर से निकलता है। फिर बोलता है मनुष्य में पाचन की क्रिया महत्व है, इसका पाचन की क्रिया में क्या महत्व है। हाँ, इसका पित्त के बारे में याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पित्त निकलता है कहाँ से, स्रावित कहाँ से होता है, तो यकृत से स्रावित होता है। कहाँ से, यकृत से स्रावित होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पित्त जो है यकृत से स्राव होता है, तो ये जाकर के जामा कहाँ पे रहता है, तो पित्ताशय में जामा रहता है। कहाँ, पित्ताशय में, पित्ताशय में, पित्ताशय में जामा रहता है। कहाँ, पित्ताशय में। चलिए ये बात आप लोग के क्लियर हो गया होगा। तो पित्त जो है निकलता है लीवर से, लेकिन जा करके जामा कहाँ होता है, पित्ताशय में। चलिए ये बात आप लोग को क्लियर हो गया। आगे देखिए बोलता है कि मनुष्य के पाचन की क्रिया का महत्व है। मनुष्य में जो है पाचन की क्रिया जब होता है तो इसका पित्त का क्या काम है, क्या महत्व है। तो इसका फर्स्ट नंबर पॉइंट देखिए, फर्स्ट नंबर पॉइंट क्या बोलता है पित्त अम्लीय कायम को समाप्त कर क्षारीय में बदल देता है। बोलता है जब हम लोग भोजन खाता है, बोलिए कायम क्या है सर, तो देखिए कायम के बारे में पहले जान लीजिए। कायम क्या होता है, जब हम लोग भोजन खाते हैं तब भोजन खाने के बाद पेट में जाता है, स्टोमच में जाता है, अमाशय में जाता है। अमाशय में भोजन जाने के बाद जो है उसको खूब गीला बना देता है और एक लिबड़ी की तरह बना देता है, मैंने सत्तू के घोल की तरह बना देता है। तो जो सत्तू की घोल की तरह जो बनता है उसी को कायम कहा जाता है। मुख्य रूप से कहें तो भोजन का लिबाड़ को कायम कहते हैं। तो बोलता है कि पित्त अम्लीय कायम को समाप्त कर देता है। जब हम लोग भोजन खाते हैं तब भोजन पेट में जाता है, अमाशय में जाता है, तो अमाशय में क्या होता है, अम्ल होता है, और वो अम्ल जो है पूरा खट्टा खट्टा भोजन को कर देता है, और उस अम्लीय पदार्थ को जो है खत्म करके क्षारीय बनाने का काम करता है। तो क्षारीय भोजन को कौन बनाता है, पित्त बनाता है। ये बात को याद रखिएगा। सेकंड पॉइंट, सेकंड नंबर इसका महत्व क्या है कि पित्त के लवणों, बोलता है पित्त के लवणों जैसे सोडियम ग्लाइकोलेट तथा सोडियम, क्या बोलता है, ग्लाइकोलेट तथा सोडियम ट्रोटोलेट भोजन को जटिल वसा या विखंडन तथा पैसीकरण करता है। मुख्य रूप से इसका बोलता है कि इसका दूसरा काम जो है, पित्त का क्या काम है कि लवणों को जैसे सोडियम ग्लाइकोलेट तथा सोडियम टोट्रोकोलेट भोजन में जो वसा उपस्थित रहता है, भोजन में जो फैट उपस्थित रहता है, उस फैट को जो है तोड़ करके पैसीकरण करता है। तोड़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं, पैसीकरण करता है। और पैसीकरण करके उसको भोजन को वसा में पाचन कर देता है। वसा को पचाने में मुख्य रूप से काम जो है पित्त करता है। तो पित्त कैसे पचाता है भोजन को, तो पहले तो वसा को तोड़ेगा, विखंडित कर देगा, पैसीकरण करेगा। तोड़ने की वसा को जब तोड़ता है तो उस नियम को बोलते हैं पैसीकरण नियम। तो पैसीकरण करता है और पैसीकरण कर उसको जो है बाद में पाचन कर लेता है। चलिए ये बात आप लोग के क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन भी आप लोग के पित्त वाला समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है से देखिएगा। आपका 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि पाचक एंजाइम का क्या कार्य है, पाचक एंजाइम का क्या कार्य है। इसका पाचक एंजाइम जो होता है, जो हम लोग के भोजन में पाचक एंजाइम होता है, उसका काम क्या है। तो पाचक एंजाइम का काम क्या है से बात के समझिएगा। देखिए उत्तर में लिखा गया, आंसर लिखा गया है कि पाचक एंजाइम भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों को जटिल रूप से सरल रूप में बदलकर घुलनशील बना देता है ताकि इनका आसानी से पाचन हो सके। चलिए देखिए सिंपल बात हम आप लोग को समझा दे रहे हैं कि इसका मतलब निकलता है क्या। सॉरी क्वेश्चन चेंज हो गया। हाँ चलिए अब देखते हैं इसका मुख्य रूप से अर्थ क्या है। तो पाचक एंजाइम के बाद यही याद रखिएगा कि पाचक एंजाइम जो होता है भोजन में क्या होता है, भोजन में विभिन्न प्रकार की पोषक तत्व उपस्थित होती हैं। पोषक तत्व में क्या है, जैसे हम लोग दाल खाते हैं तो दाल में प्रोटीन पाया जाता है, चावल खाते हैं चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, आलू में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तेलहन वाला पदार्थ में वसा पाया जाता है। तो इसी तरह से जो वसा हुआ, प्रोटीन हुआ, विटामिन हुआ, ये सब क्या पोषक तत्व है।
तो पोषक तत्व का जटिल रूप होता है। पोषक तत्व में क्या होता है? जटिल रूप होता है। उस जटिल रूप को जो है बाद में सरल रूप में तोड़ देता है, खंड कर देता है, और तोड़ करके उसको क्या बना देता है? घुलनशील बना देता है। और घुलनशील बना करके इनका आसानी से जो है पाचन कर लेता है। आसानी से क्या करता है? पाचन कर लेता है। उत्तर में जैसे में आपका एग्जाम्पल में बताया गया कि कार्बोहाइड्रेट, जैसे कार्बोहाइड्रेट को तोड़ करके जो है माल्टोस में बदल देता है। क्या में? माल्टोस में बदल दिया जाता है। तो ये बात को आप लोग समझ गए होंगे। जैसे एग्जाम्पल में भी एक बार दर्शा दिए कि कैसे बदलता है, तब माल्टोस में बदल देता है। चलिए अगला 13 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? 13 नंबर में बोलता है कि जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक प्रतिक्रिया क्या है? हम लोग जो जीवन जीते हैं, जो हम लोग जिंदा है, तो इस जिंदा रहने के लिए क्या क्या अनुरक्षण की जरूरत पड़ती है? हम लोग के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, हम लोग को जीने के लिए क्या क्या की आवश्यकता होती है? वही बात को बोला है। आंसर में देखिए क्या लिखे हैं, आंसर में क्या लिखा गया है से बात का समझिएगा। आंसर में लिखा गया है कि जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक मुख्य क्रिया। देखिए पहली का क्रिया क्या है? श्वसन। हम लोग के जीवन में श्वसन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब हम लोग सांस नहीं लेंगे तो हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे, हम लोग का जीवन सुरक्षित नहीं रह पाएगा, अनुरक्षित नहीं रह पाएगा। तब पहले का पॉइंट ही हुआ। दूसरा का पोषण। पोषण क्या होता है? तो पोषण, जब तक नहीं हम लोग भोजन खाते हैं तब तक हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। भोजन भी करना हम लोग को जरूरी है। परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र कहें तो हम लोग का हार्ट बीट, हम लोग कहें तो हृदय धड़कना बंद हो जाए तो मर जाएंगे। परिसंचरण तंत्र कहें तो हम लोग के शरीर में पूरा ब्लड का प्रवाह होता है। भोजन, जब ब्लड का प्रवाह होता है तो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में फैलाता है, तभी हम लोग जिंदा रहते हैं। तो ब्लड का बहना परिसंचरण कहलाता है। ब्लड को पंपिंग करना परिसंचरण कहलाता है। तब ब्लड का परिसंचरण होना भी हम लोग के शरीर में बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर नहीं परिसंचरण हो जाएगा तो हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। फिर उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या है? तो हम लोग जब भोजन खाते हैं तो भोजन खाने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, अपशिष्ट पदार्थ आपको पसीना हो गया, मल हो गया, मूत्र हो गया, फिर आपका म्यूकस नेटा हो गया, तो ये सब जो है क्या होता है? उत्सर्जन पदार्थ होता है। उत्सर्जन भी करना हम लोग को जरूरी है। शरीर से उत्सर्जन पदार्थ भी निकलेगा तभी हम लोग जिंदा रह पाएंगे, नहीं तो उत्सर्जन पदार्थ अगर नहीं निकलेगा तो हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। फिर बोलता है जनन। हम लोग जनन भी करना जरूरी है। हम लोग जब जनन नहीं करेंगे तो अपना आने वाली पीढ़ी को कैसे संपन्न रख पाएंगे, कैसे कायम रख पाएंगे? तो हम लोग के जनन भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब हम लोग जनन नहीं करेंगे तो अगला संतान, आने वाला फ्यूचर जो है लुप्त हो जाएगा। जीवाणु, जैसे मानव, सपोज कीजिए कि मानव जनन करना बंद कर दें तो एक समय आएगा कि पूरा पृथ्वी पर से जो है आदमी मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर बोलता है समन्वय। समन्वय कहें तो हम लोग का माइंड जो है संतुलन बनाए रखता है। अनुकूल कहें तो माइंड के अनुकूल रूप से संतुलन बनाए रखता है। हम लोग को पूरा शरीर को कंट्रोल कौन करता है? माइंड करता है। तो इसका भी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये सब जीवन के अनुरक्षण रखने का तरीका है कि क्या क्या से हम लोग जो है जीवन को अनुरक्षित रख सकते हैं। तो इतना चीज आप लोग जीवन को अनुरक्षित रखने के बाद याद रखिएगा। चलिए ये बात आप लोग को क्लियर हो गया। 13 नंबर प्रश्न तक आप लोग को सभी को अच्छा से समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न क्या है? चलिए 14 नंबर प्रश्न आ गया। 14 नंबर प्रश्न में है आपका, सुनिए 14 नंबर प्रश्न में है कि पाचक एंजाइम का कार्य क्या है? जो पाचक एंजाइम होता है उसका काम क्या है? उसका मुख्य रूप से काम क्या है? तो देखिए आंसर लिखा गया है कि पाचक एंजाइम जटिल भोजन को सरल अपशोषी रूप में बदल देता है। जो हम लोग भोजन खाते हैं, जो हम लोग आमतौर पर भोजन खाते हैं, उस जटिल में रहता है। उस जटिल भोजन को जो है बाद में अपशोषी में बदल देता है या सरल में बदल देता है। जब हम लोग चावल खाएं तो चावल में से पोषक तत्व होता है, वो पोषक तत्वों को निकालेगा और उसको बाद में विखंडन कर देगा, तोड़ देगा, और तोड़ करके तब फिर उसको अपशोषित कर लेता है, सोख लेता है हम लोग का बॉडी, और नहीं तो फिर हम लोग का भोजन जो नहीं पच पाएगा। तब पाचक एंजाइम का क्या काम है? आप लोग समझ गए होंगे कि पाचक एंजाइम का क्या काम है। तब पाचक एंजाइम का मुख्य रूप से एक ही काम है कि भोजन को तोड़ करके, जटिल रूप रहता है, जटिल रूप को सरल रूप में तोड़ देगा। जटिल रूप के क्या रूप में तोड़ देगा? सरल रूप में तोड़ करके उसको अपशोषित कर लेगा, सोख लेगा। जैसे बताया है यहाँ पे, पॉइंट बाय पॉइंट बताए हैं। जैसे प्रोटीन को तोड़ करके एमिनो अम्ल में बना देता है। हम लोग का जो पाचक एंजाइम जो होता है, ये पाचक एंजाइम क्या करता है कि प्रोटीन के तोड़ करके एमिनो अम्ल में बना देता है। अगला जो है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है। जब हम लोग चावल उबल खाते हैं तो चावल उबल खाने के बाद जो है कार्बोहाइड्रेट बनता है, उस कार्बोहाइड्रेट को बाद में जो है ग्लूकोज में बदल दिया जाता है। अगला बात है आपका वसा या वसीय अम्ल।
वसा या वसीय अम्ल, बोलता है कि वसा को जो है बाद में वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल में बदल देता है। क्या में? ग्लिसरॉल में बदल देता है। तब वसा अम्ल जो वसा जो होता है, जो हम लोग तेल वाला तेलहन खाते हैं, तब तेल में क्या होता है? फैट होता है, फैट को ही वसा बोलते हैं। तब फैट को वसा को जो है बाद में वसीय अम्ल में बना देता है। क्या? वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल में बदल देता है। चलिए ये पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया। 14 नंबर प्रश्न में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या है? 15 नंबर प्रश्न में बोला गया है, 15 नंबर प्रश्न जब आप लोग पढ़िएगा तो बताया है कि पचे हुए भोजन, क्या बोलता है? पचे हुए भोजन अवशोषित करने के लिए सूक्ष्मांतर कैसे यह अभिकल्प क्या होता है? अभिकल्प क्या होता है? यह बोल सकते हैं इस सूक्ष्मांतर को हम लोग द्विग्रोम भी बोला जाता है कि द्विग्रोम का क्या कैसे अभिकल्प करता है, माने इस कैसे काम करता है, ये बात के बोला है। इतना बात समझिए, अभिकल्पित कैसे करता है। तो फिर से क्वेश्चन आप लोग के बढ़िया से समझाने की कोशिश करते हैं। बोलता है कि पचे हुए भोजन, जो हम लोग पचे हुए भोजन खाते हैं, कौन सा भोजन? हम लोग जो पचे हुए भोजन खाते हैं, जो पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए सूक्ष्मांतर, हम लोग को पचे हुए भोजन के सूक्ष्मांतर जो होता है, हम लोग को पाचक तंत्र में जो है एक सूक्ष्मांतर नामक बोल सकते हैं कि पार्ट पाया जाता है, ऑर्गन पाया जाता है। उस ऑर्गन जो है, अंग जो है, बालनुमा संरचना होती है, उस सूक्ष्मांतर जो होता है कैसे अभिकल्पित किया जाता है, वो कैसे काम करता है, यही बात के समझना है। चलिए आंसर देखिए क्या लिखा गया है। आंसर में लिखा गया है कि सूक्ष्मांतर की आंतरिक सतह पर अंगुली जैसी उभरा द्विग्रोम होता है। जिस तरह से हम लोग का अंगुली होता है, उसी तरह जो है सूक्ष्मांतर जो है आंतरिक सतह पर हम लोग का जो स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत जो होता है, छोटी आंत में जो है द्विग्रोम होता है। द्विग्रोम कैसा होगा? तब बालनुमा संरचना होता है, बाल के जैसा होता है या अंगुली के जैसा होता है। तो अंगुली के जैसा आंतरिक सतह में ये जो है छोटी आंत के आंतरिक सतह का है, तो अंदर वाली सतह में पाया जाता है। अगला बात बताया कि यह द्विग्रोम अवशोषित का सतह क्षेत्रफल बढ़ा देता है। बोलता है कि यह जो है द्विग्रोम जो है भोजन को पचाने की क्षेत्र जो है बढ़ा देता है, जल्दी जल्दी पचाने का काम करता है। तथा द्विग्रोम में रक्तवाहिनी का अधिकता होती है। द्विग्रोम में जो है रक्तवाहिनी कहें तो नस, ब्लड बहने वाली नस जो है अधिक होती है, इसमें ब्लड बहने वाली नस अधिक होती है। ठीक है, आगे देखिए, आगे बोलता है कि यह वाहिनी पचे हुए भोजन को अवशोषित कर शरीर के सभी कोशिका में मिला देता है। हम लोग का शरीर होता है, शरीर में जो है यही वाहिनी जो होता है, यही ब्लड वाला नस जो होता है, द्विग्रोम के आसपास में जो रक्तवाहिनी होता है, इसी रक्तवाहिनी जो है पचे हुए भोजन को अवशोषित कर लेता है और अवशोषित करके पूरा ब्लड में मिला देता है। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। चलिए 15 नंबर प्रश्न भी आप लोग के क्लियर हो गया होगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 16 नंबर प्रश्न में क्या बोलता है। 16 नंबर प्रश्न में बताया गया है कि श्वसन की परिभाषा दे। श्वसन की परिभाषा लिखा गया है कि श्वसन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिका में पहुंचाता है, जहां ऑक्सीजन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कर CO2 तथा H2O तथा ऊर्जा में निर्माण करता है। इतना बात समझिए इसमें कि श्वसन है क्या। तो श्वसन की बात एक ही बताना है कि श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वातावरण से क्या बोलता है, सॉरी चलिए एक मिनट, हाँ चलिए क्वेश्चन बदल गया था। चलिए श्वसन हम पढ़ा रहे थे कि श्वसन क्या है। श्वसन की परिभाषा देने के लिए बताया था। तो श्वसन की एक ही बात याद रखना कि श्वसन एक ऐसा प्रक्रिया है जिससे वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा और ग्रहण करके क्या करेगा, वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिका में पहुंचाता है। कहाँ? शरीर की प्रत्येक की कोशिका में पहुंचाया जाता है, जहाँ ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज को ऑक्सीकृत कर जो है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O और ऊर्जा में बना देता है। मैंने इतना बात बोलिए कि हम लोग जब सांस लेते हैं तो श्वसन कहाँ से लेते हैं? वातावरण से लेते हैं। और वातावरण से कौन सा गैस लेते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं। तो ऑक्सीजन को ग्रहण करके शरीर की प्रत्येक कोशिका में, शरीर की पूरी कोशिका में जो है फैला दिया जाता है, विस्तृत कर दिया जाता है। जहाँ ऑक्सीजन ग्लूकोज का
ग्लूकोज को जहाँ जो है ऑक्सीजन क्या करेगा कि जब हम लोग भोजन खाते हैं तो भोजन पच करके ग्लूकोज बन जाता है और उस ग्लूकोज को जो है ऑक्सीकरण करता है। क्या करता है? ऑक्सीकरण करता है और ऑक्सीकरण करके जो है CO2 और H2O तथा ऊर्जा में निर्माण करता है। क्या क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और ऊर्जा में निर्माण कर देता है। चलिए ये बात आप लोग समझ गए होंगे, ये बात आप लोग को क्लियर हो गया। 17 नंबर प्रश्न आप लोग देखिएगा। 17 नंबर प्रश्न में बोलता है कि मछली, मच्छर, केचुआ, मनुष्य और मुख्य श्वसन अंगों का नाम लिखिए। बोलता है मुख्य श्वसन अंगों का नाम लिखने के लिए बोला है। तो बोलता है कि मछली हो गया, मच्छर हो गया, केचुआ हो गया और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग का नाम बताइए। ये सब जो है किस किस अंग से जो है सांस लेता है। जैसे हम लोग जो है फेफड़ा से लेते हैं, लंग्स से लेते हैं, उसी तरह से जो है मछली किससे सांस लेता है, मच्छर किससे सांस लेता है, केचुआ किससे सांस लेता है, मनुष्य किससे सांस लेता है। इस सब के बारे में श्वसन अंग का नाम बताना है। तो चलिए श्वसन अंग का नाम देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है। सबसे पहला मछली, मछली जो है किससे श्वसन करता है? तो गिल से करता है। बात को याद रखिए कि मछली किससे श्वसन करता है? गिल से। ऑब्जेक्टिव में ऐसा प्रश्न देता है। मच्छर, मच्छर किससे श्वसन करता है? तो ट्रैकिया से करता है। केचुआ किससे श्वसन करता है? तो त्वचा से करता है। फिर मनुष्य किससे श्वसन करता है? तो फेफड़ा से करता है। ये कोनो डिफिकल्ट प्रश्न नहीं था, ये नॉर्मल सा प्रश्न है, ये आप लोग बात समझ गए हैं। ये सबको आप लोग को याद करना होगा कि मछली जो है गिल से सांस लेगा, मच्छर जो है ट्रैकिया से लेगा, केचुआ जो है त्वचा से लेगा और मनुष्य जो है फेफड़ा से लेगा। तो ये बात आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न तक जो है हम लोग पूरा समझने का पूरी कोशिश की है। चलिए 18 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न में देखिएगा कि 18 नंबर प्रश्न में बताया गया है कि श्वसन और दहन में क्या अंतर है। श्वसन और दहन में दो अंतर लिखे। श्वसन और दहन में अंतर बताया है कि श्वसन और दहन में अंतर क्या है। तो श्वसन और दहन में दो ही अंतर बताने पूछा था, लेकिन हम लोग चार अंतर लिख करके लाए हैं। चार अंतर में कोई भी दो अंतर आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर अंतर इसका क्या बोलता है। फर्स्ट नंबर अंतर के देखिएगा कि फर्स्ट नंबर बात में बोलता है कि श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है। श्वसन कैसा है? जैव रासायनिक अभिक्रिया है। और दहन तरफ बोलता है कि यह एक अजैव रासायनिक क्रिया है। क्या बोलता है? अजैव रासायनिक क्रिया। कहने का मतलब श्वसन जो होता है ये लिविंग थिंग में होता है। कहाँ? सजीव वस्तु में होता है। कहाँ? सजीव वस्तु में होता है। और ये दहन जो होता है निर्जीव वस्तु में होता है। अजैव मैंने कहें तो मरा हुआ वस्तु में, मरा हुआ चीज में होता है। चलिए अगला दूसरा नंबर अंतर बोलता है कि इसमें पदार्थ का धीमी गति से ऑक्सीकरण होता है। बोलता है इसमें पदार्थ जो होता है वो पदार्थ का अभिक्रिया जो है, पदार्थ का गति जो है धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे। और इसमें बोलता है दहन में बोलता है कि इसमें तीव्र गति से ऑक्सीकरण होता है। इसमें ऑक्सीकरण जो है तीव्र गति से होगा। फिर आपका बोलता है तीसरा नंबर अंतर बोलता है, 3 नंबर अंतर है। देखिए 3 नंबर अंतर बोलता है कि इस क्रिया में निकलने की ऊर्जा ATP के रूप में संचित होता है। इसमें जो ऊर्जा निकलता है वो ऊर्जा किसके रूप में निकलता है, किस रूप में निकल करके संचित होता है? तो ATP के रूप में जो है स्टोर हो जाता है ऊर्जा, ताकत। आगे तीसरा नंबर इसमें अंतर बोलता है कि इस क्रिया में ऊर्जा प्रकाश एवं ताप के रूप में निकलता है। इसमें जो है ऊर्जा जो है किस रूप में निकलता है? ताप के रूप में निकलता है और उष्मा के रूप में निकलता है। फिर यहाँ देखिए 4 नंबर में बोलता है कि यह एक नियंत्रण क्रिया तथा किसमें ताप पर करता है। बोलता है यह नियंत्रण क्रिया, इसको नियंत्रण किया जा सकता है। चौथा नंबर इसमें बोलता है कि यह एक अनियमित, बोलता है कि यह नियमित, ये जो है नियमित नियंत्रण क्रिया है, लेकिन यह जो है अनियमित क्रिया है। अनियमित क्रिया जो उच्च ताप क्रम पर होता है। कैसा? उच्च ताप क्रम पर होता है। कैसा? उच्च ताप क्रम पर। चलिए यहाँ तक आप लोग बात समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर प्रश्न क्या बोलता है। 19 नंबर क्वेश्चन में बताया गया है कि अवायवीय श्वसन तथा वायवीय श्वसन में क्या अंतर है। वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। थोड़ा सा हम 18 नंबर प्रश्न को बेहतर से और बताने का कोशिश करते हैं। 1 मिनट रुक जाइएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न फिर से निकाल लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या बताया है। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखिएगा। तो इसमें हम बताए थे श्वसन और दहन। एक मिनट सॉरी। हाँ,
चलिए 18 नंबर प्रश्न में हम सब अंतर तो आप लोग को बता ही दिए कि अंतर क्या क्या था, अंतर क्या क्या बताएं से सब अंतर बता दिए। लेकिन श्वसन और दहन में एक चीज बात को याद रखिएगा कि श्वसन की क्रिया जो है लिविंग थिंग में होगा और दहन का क्रिया जो है नॉन लिविंग थिंग में होगा। मैंने कहने का मतलब सजीव में होगा और ये निर्जीव में होगा। तो इतना बात समझिए कि श्वसन जो है, श्वसन एक जैविक रासायनिक क्रिया क्या है, तो हम लोग जब सांस लेते हैं तो श्वसन की क्रिया करें। और दहन जो होता है जब हम कोई पदार्थ को जलाते हैं, तब पदार्थ जलाते हैं तो उसमें से भी उष्मा निकलता है। हम लोग श्वसन करते हैं तो उसमें से भी उष्मा निकलता है। हम लोग का नाक दिया गरम गरम हवा निकलता है, वो भी उष्मा का ही प्रतीक है। तो ये बात समझ जाइएगा कि जो है लिविंग थिंग में होगा, नॉन लिविंग थिंग में होगा। ये जो है हम लोग श्वसन करते हैं, सभी जीव करता है, ये बात को आप लोग पता होगा। चलिए हम लोग आगे प्रश्न देखते हैं 19 नंबर प्रश्न जो है 19 नंबर प्रश्न में क्या बोलता है कि वायवीय श्वसन, कौन सा श्वसन, वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट करें। वायवीय श्वसन क्या है, अवायवीय श्वसन क्या है, ये दोनों में अंतर स्पष्ट करने के लिए पूछता है। तो इसमें बात एक ही बात याद रखना है, इसमें कितना अंतर लिखे, इसमें अंतर 4 लिखे हैं। चारों अंतर के बारी बारी से याद रखना है। चारों अंतर के देख लेते हैं कि क्या है, समझने का पूरी कोशिश करते हैं। चलिए पूरी कोशिश करते हैं श्वसन के वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन में। तो फर्स्ट नंबर अंतर इसका बोलता है कि यह श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। बोलता है कि वायवीय श्वसन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही सिर्फ होगा। और अवायवीय श्वसन में बोलता है कि इसमें क्या बोलता है कि यह श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। कहने का मतलब है कि वायवीय श्वसन जो है जब तक नहीं ऑक्सीजन मौजूद रहेगा, तब तक वायवीय श्वसन नहीं हो पाएगा, जिसको एरोबिक रिस्पायरेशन भी इंग्लिश में बोलते हैं। अवायवीय श्वसन जो है ऑक्सीजन रहे चाहे ना रहे फिर भी अवायवीय श्वसन का क्रिया हो जाएगा। चलिए अगला दूसरा नंबर अंतर क्या है, बोलता है इस श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। बोलता है वायवीय श्वसन में जो है ग्लूकोज का है तो जो हम लोग भोजन खाते हैं तो ग्लूकोज में रूपांतरित होता है। तो ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का जो है पूर्ण ऑक्सीकरण का है तो पूर्ण जो है ग्लूकोज टूट जाता है, विखंडित हो जाता है, जिससे बोलता है कि टूटने के बाद क्या बनता है। देखिए टूटने के बाद क्या बनता है, तो जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा तो जिससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल का निर्माण कर देता है और ऊर्जा बाद में निर्माण करता है। बात समझ गए। तो जब हम लोग का ग्लूकोज को तोड़ेगा श्वसन की क्रिया में, और तोड़ने के बाद जो है क्या क्या वो बनाता है, टूट करके ग्लूकोज क्या बन जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, CO2 बनता है और बनता है जल बनता है, H2O बनता है और ऊर्जा बनता है। ये बात आप लोग को पता हो गया होगा। चलिए इसमें दूसरा नंबर अंतर देखते हैं। दूसरा नंबर बोलता है कि इस श्वसन में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इस श्वसन में बोलता है इसमें जो है ग्लूकोज पूर्ण रूप से नहीं टूटता है, इसमें पूर्ण रूप से टूट जाता है ग्लूकोज, इसमें पूर्ण रूप से नहीं टूटता है। तो इतना बात लिख सकते हैं कि इस श्वसन में जो है ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। तीसरा नंबर अंतर देखिएगा कि 3 नंबर अंतर क्या है। 3 नंबर में बोलता है कि वायवीय श्वसन प्रथम चरण कोशिका द्रव में तथा द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हाँ एक बात का याद रखिएगा कि वायवीय श्वसन जो होता है, वायवीय श्वसन में बोलता है कि वायवीय श्वसन का प्रथम चरण जो है कोशिका द्रव में होगा। कहाँ, कोशिका द्रव में। अब कोशिका द्रव क्या है, 9 क्लास आप लोग जब सेल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप लोग को पता चला होगा कि कोशिका द्रव क्या है। कोशिका में द्रव्य पानी की जैसा मौजूद होता है उसी को कोशिका द्रव कहते हैं। अब बोलता है कि कोशिका द्रव में जो है वायवीय श्वसन का प्रथम चरण होता है तथा द्वितीय चरण जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसको हम ऊर्जा बैंक भी बोलते हैं। तो दूसरा चरण जो है कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसका 3 नंबर अंतर देखिएगा अवायवीय तरफ। तीसरा नंबर अंतर है कि इस प्रक्रिया में सभी अभिक्रिया कोशिका द्रव में पूर्ण होता है। इसमें जितना भी अभिक्रिया होगा सब कहाँ होगा, कोशिका द्रव में होगा। लेकिन इसमें कोशिका द्रव में नहीं होता। अवायवीय में क्या होता था कि पहले का चरण कोशिका द्रव में होता था और लास्ट द्वितीय चरण जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता था। चलिए 4 नंबर अंतर देखते हैं कि 4 नंबर अंतर क्या है। 4 नंबर अंतर में बोलता है कि इसमें अधिक ऊर्जा 36 या 38 अणु में
मुक्त होता है। इसमें जो है ऊर्जा 36 या 38 अणु में मुक्त होता है। और इसमें बताया इस श्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होता है। इसमें क्या होता है, ऊर्जा जो है कम मुक्त होता है। 2 एटीपी 2 एटीपी में होता है, तो बहुत अंतर है। इसमें 36 से 38 एटीपी में अणु टूट जाता है, इसमें 2 ही एटीपी में अणु टूटता है। चलिए ये बात आप लोग के क्लियर हो गया होगा। तो 19 नंबर प्रश्न आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं कि 20 नंबर प्रश्न क्या है। तो 20 नंबर प्रश्न में बोलता है कि श्वसन क्या बोलता है कि श्वसन और स्वच्छवास में क्या अंतर है। श्वसन और स्वच्छवास में क्या अंतर है, ये बात के पूछा है कि श्वसन और स्वच्छवास में क्या अंतर है, ये बात का ध्यान रखिएगा। आंसर लिखा गया है श्वसन के बारे में। श्वसन के बारे में अंतर क्या लिखे हैं से बात के। श्वसन के बारे में डिफिनेशन क्या है, मैंने समझिए तो अंतर ही है। दोनों को परिभाषा के लिख देंगे, अंतर बन गया। ठीक, तो डिफिनेशन क्या है श्वसन के बारे में कि श्वसन क्या बोलता है, श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है। श्वसन कैसा रासायनिक क्रिया है, तो जैव रासायनिक क्रिया है। फिर बोलता है ये जो शरीर की कोशिका के अंदर होता है, जो शरीर की कोशिका के अंदर होगा, शरीर की कोशिका के कहाँ होगा, अंदर होगा। फिर बोलता है इस प्रतिक्रिया में क्या बोलता है, इस प्रक्रिया में सॉरी एक मिनट थोड़ा पेन के ले लेते हैं। हाँ, क्या बोलता है इस क्रिया में या इस प्रतिक्रिया में कोशिका ग्लूकोज जैसे पोषक तत्वों को ऊर्जा में बदलने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा का निर्माण करता है। यह प्रतिक्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एक ही बात याद रखिएगा कि श्वसन उसको कहेंगे कि श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है। अभी पीछे पढ़ें, श्वसन कैसा है, तो जैव रासायनिक प्रक्रिया है जो शरीर की कोशिका के अंदर होता है। शरीर के जो हम लोग को शरीर की कोशिका होता है, हम लोग का पूरा शरीर कौन से बना है, कोशिका से बना है। तो कोशिका के अंदर होगा, कहाँ होगा, कोशिका के अंदर है। इस प्रक्रिया में कोशिका ग्लूकोज जैसे वो बोलता है कि इस प्रक्रिया में जो है कोशिका जो है क्या करेगा, एक मिनट बार बार ऐसे कैसे हो जा रहा है, चलिए पेन ले लेते। इसमें क्या बोलता है कि इस प्रक्रिया में जो है कोशिका जो है ग्लूकोज को क्या करेगा, तो ग्लूकोज को जो है ग्लूकोज के पोषक तत्वों को ऊर्जा में बदल देता है। पोषक तत्वों को जो हम लोग भोजन खाते हैं, तो इस श्वसन की प्रक्रिया में जो है पोषक तत्व को कोशिका में बदल देगा, तो ऊर्जा में बदल देता है और ऑक्सीजन का उपयोग करता है। ऑक्सीजन को उपयोग कर किसको उपयोग करके ऊर्जा में बदलता है, तो ऑक्सीजन को उपयोग करके। और बाद में जो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल में निर्माण कर देता है। किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में निर्माण कर देता है। और यह प्रक्रिया पूरी प्रक्रिया जो है कोशिका के कौन सा भाग में हुआ, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। हम लोग के कोशिका के एक पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में ही ये सारे क्रिया होते हैं। चलिए अब देखते हैं स्वच्छवास क्या है। दूसरा का है स्वच्छवास कि स्वच्छवास क्या है। स्वच्छवास में बोलता है कि मनुष्य में श्वसन लेने तथा छोड़ने की प्रतिक्रिया को स्वच्छवास कहा जाता है। जब हम लोग मनुष्य जो है सांस को लेता है और छोड़ता है, तो सांस लेने और छोड़ने की प्रतिक्रिया को जो है स्वच्छवास करते हैं। चलिए 20 नंबर प्रश्न आप समझ गए होंगे। तो आप लोग का इतना ही प्रश्न जो है इतना ही था, 20 नंबर तक ही था। तो आप लोग, हमको लगता होगा कि 20 नंबर तक प्रश्न जो है आप लोग पूरे ढंग से हमको लगता है कि समझ गए होंगे 20 नंबर प्रश्न तक। तो 20 नंबर प्रश्न समझ गए हैं कि सारा प्रश्न आपको लिखा गया है। देखिए ये आपका 10 नंबर प्रश्न समझा दिए, 11 नंबर प्रश्न भी समझा दिए, 12 और 13 भी समझाएं आप सभी को, और 14 भी समझाएं। फिर आपका 15 प्रश्न हो जाता है, 15 भी आपको समझाया गया है, 16 और 17 भी समझाया गया, और 18 में क्या था, अंतर था श्वसन और दहन में, इसको भी समझाया है। 19 नंबर वायवीय श्वसन और तथा अवायवीय श्वसन में अंतर भी समझाए। 20 नंबर प्रश्न था आपका श्वसन और स्वच्छवास में क्या अंतर है। इन दोनों को सारी बात जो है हम लोग इस वीडियो में 10 प्रश्न के बारे में बहुत बेहतर ढंग से पढ़ने का पूरी कोशिश किया और समझ भी गए। तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि आप सभी जो है इस वीडियो की टोटल क्वेश्चन को बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को कैसा वीडियो लगा। अगर अच्छा नहीं लगा होगा तो अगला बार से और कोशिश करेंगे कि और बेहतर से वीडियो बनाएं, ताकि आप लोग के एक भी डाउट न रहने दें। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा,
सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्त लोग से भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले। जब मोटिवेशन मिलेगा तो आप सभी के लिए और इससे अच्छा भी वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। चलिए, और इस जितना भी प्रश्न करवा रहे हैं इस सारे के सारे प्रश्न जो होता है 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, जरूर से याद कीजिएगा। जब आप लोग याद कर लीजिएगा तो एग्जाम में जरूर पक्का बोल रहे हैं कि इस वीडियो को आप लोग को याद आएगा कि इस चैनल पर जो है हम लोग एक वीडियो देखे थे जो कि बायोलॉजी का क्वेश्चन कराया गया था, बायोलॉजी का प्रश्न जो है यहीं से आया है। तो इस बात को आप लोग जरूर याद रखिएगा। इस सारे के सारे प्रश्न जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट है, मैंने कहें तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इतना बात आप लोग को क्लियर हो गया होगा। और आपसे एक ही गुजारिश रहेगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मोटिवेशन मिलता है। आप लोग अगर विद्यार्थी सच्चे वाला विद्यार्थी होंगे तो जरूर मेरा मेहनत को समझ रहे होंगे, जरूर आप लोग लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।